अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं मेहर बुखारी। हुकूमत ने कलअदम तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से दहशतगर्द तंजीम की तरह निपटने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम पाकिस्तान की जेर सदारत काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दो टोक अल्फाज में तहरीक लब्बैक को रियासत का फैसला सुना दिया कि ऐसी किसी एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रियासत जो है उसकी कोई सब्र की कोई लिमिट होती है, कोई इंतहा होती है। इस तरह तो रियासत का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा अगर हम अपनी ये इख्तियार कि वायलेंस का इख्तियार जो है वो प्राइवेट ग्रुप्स में बांटना शुरू कर देंगे तो फिर तो रियासत ख़त्म हो जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मुतनब्बे करते हुए कहा कि रियासत अब मजीद ब्लैकमेल नहीं होगी। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करे कि क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, तो हम कितनी देर आपका लिहाज करेंगे। वजीर आजम की कल की सिक्योरिटी मीटिंग का हवाला देते हुए वफाकी वजीर इत्तलात ने रियासत की वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान किया कि तहरीक लब्बैक से मजहबी या सियासी नहीं बल्कि मिलिटेंट पार्टी के तौर पर निपटा जाएगा। और एक वाज़ेह पॉलिसी डिसीजन लिया गया है और वो डिसीजन यही है कि ये जो अब कलअदम तहरीक लब्बैक है इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने बादअज़ां पंजाब भर में आइन के आर्टिकल 147 के तहत रेंजर्स की 60 दिन की तैनाती के अहकामात भी जारी कर दिए। आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूँ। वजीर दाखिला का ये ऐलान रियासत पाकिस्तान का ऐलान है, मगर 25 अक्टूबर को यही शेख रशीद एक मुतालबे के अलावा बाकी मुतालबात पूरे किए जाने का एतराफ़ कर रहे थे और मामले को बातचीत के जरिए हल करने के अज़म का इजहार कर रहे थे। मामला कैबिनेट में जो उनके मसले हैं वो सारे कोई मसला नहीं है, सिवाय एक मसला है, वो मसला पाकिस्तान का मसला है कि हम किसी एम्बेसी को बंद करने या उसके एम्बेसडर को निकालने की पोजीशन में नहीं। बाकी सारे मसले हमने एक्सेप्ट किए हैं। यही वफाकी वजीर दाखिला आज इंकशाफ कर रहे थे कि फ्रांसीसी सफीर पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं, TLP वालों का एजेंडा ही कोई और है। इनकी हमसे कमिटमेंट थी, हम अपनी कमिटमेंट पे कायम हैं और इनका एजेंडा कुछ और है। नामूसे रिसालत की जिस मामले को लेकर फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी का मुतालबा कलअदम तहरीक लब्बैक कर रही है और हुकूमत ने मंगल की शाम तक काबीना इजलास में फैसला करने का अहद किया था। वजीर आजम के बैरून मुल्क होने की वजह से काबीना का इजलास कल की बजाय आज हुआ और मंगल के रोज तक अमल दरामद ना होने के नतीजे में मुजाहिरीन ने मुरीदके से दोबारा इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू कर दिया। पुलिस से शदीद झड़पों में 4 पुलिस एहलकार जाँ बहक, शहीद और 263 के जख्मी होने की इतलात हमें मौसूल हो रही हैं। 2 दिन पहले तक जो हुकूमत बातचीत के जरिए मामले का सुधार चाह रही थी, आज इस हुकूमत कलअदम तहरीक लब्बैक को मिलिटेंट पार्टी करार दे दिया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कलअदम जमात है और एक अस्करियत पसंद जमात है, मिलिटेंट ग्रुप है, कोई मजहबी पार्टी नहीं है, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है। इस तहरीक को हम इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का खात्मा हुआ है, आप देखेंगे कि इनका भी अब आगे मामला जो है उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। मुज़ाकरात कामयाब, मुज़ाकरात जारी, काबीना से मामला हल हो जाएगा, पार्लियामान में ले जाएंगे तो अपोजिशन साथ नहीं देगी। इस मुतजाद बयानिए के बाद आज वफाकी वजीर इत्तलात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हैसियत पर सवाल उठा रहे थे और शेख रशीद साहब क्लैशनकोफों का जिक्र कर रहे थे। ये जो तंजीम है इसकी कोई हैसियत नहीं है। सादोकी में इन्होंने क्लाशनकोफों से पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस नहाती थी, उनके पास लाठियां थी। मुसल्ला है, हैसियत ही क्या है। कल तक तो ये भी इबाम था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलअदम है भी या नहीं, और अगर कलअदम पार्टी है तो फिर इलेक्शन क्यों लड़ रही है। और इस मामले पर तो मुल्क के वजीर दाखिला भी शशो पंज में मुब्तला दिखाई दिए। आज अपोजिशन ये फर्क तलाश रही है कि नवाज शरीफ के दौर में लब्बैक या रसूल अल्लाह का जो नारा दुरुस्त था वो आज गलत कैसे है। कि जब नवाज शरीफ के खिलाफ इनका मुजाहरा था तो वो ठीक था, लेकिन इमरान खान के खिलाफ मुजाहरा जो है वो बिल्कुल गलत है और वो कानून को हाथ में लेने वाली बात है। हम हुकूमत के इन जालिमाना हथकंडों की मजम्मत करते हैं, मुतालबा करते हैं कि उनको अपने एहतजाज का हक दिया जाए।
सियासी मुफादात से जुड़े इस बयानिए का कमाल यह है कि जब अपोजिशन में हो तो हुकूमत के खिलाफ बतौर टूल इस्तेमाल किया जाए और जब हुकूमती बेंचेस पर आ जाएं तो रियासत का वजूद ख़तरे में पड़ता दिखाई देना शुरू हो जाए। नाज़रीन, यही तहरीक लब्बैक ही थी कि जिसके फैज़ाबाद धरने में उस वक्त के अपोजिशन और आज की हुकूमती शख्सियात बैठकर सियासी मुफाद कशीद कर रही थी। यही वज़ीर दाखिला जो आज तहरीक लब्बैक से किसी किस्म के राब्ते से इंकारी हैं, लेकिन ये जब अपोजिशन में थे तो नवाज शरीफ हुकूमत को क्या धमकी दिया करते थे, सुन लीजिए। तो मैं सारी कौम से आज अपील करता हूं, तैयार हो जाओ, हम अपनी नबी की शान पे, आन पे, नबूवत पे मर मिटेंगे। आज वज़ीर दाखिला को रियासत और लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अज़ीज़ है और मुल्क की जिम्मेदारी का एहसास भी। ये नहीं हो सकता मुल्कों में लोगों की जान और माल से इस तरह खेला जाए, और ये मजहब के झंडे तले आ रहे हैं। इस मुल्क पर जिम्मेदारी का वक्त है। मगर अपोजिशन में होते हुए शेख साहब का एहसास जिम्मेदारी क्या था, ये भी मुलाहिजा कीजिए। इस निजाम को जला दो, आग लगा दो, मोहल्ले को गिरा दो, गरीबों निकलो इमरान खान के साथ। जिस मजहबी झंडे या बकौल हुकूमत एजेंडे को लेकर तहरीक लब्बैक आज सड़कों पर है, ये जब खत्म नबूवत के मामले पर शाहराहों पर थी तो तब इमरान खान का मौक़िफ़ क्या था। जिस तरह का प्रेशर हमारे पर पड़ना शुरू हुआ, फैजाबाद में एक्शन लिया गया और जब लोगों का एक रिएक्शन आया सारे पाकिस्तान में, सारी जगह से हमारी पार्टी के कारकुनों से हमें प्रेशर शुरू हो गया कि वो भी जाना चाहते थे। किसने ये कानून चेंज करने की कोशिश की? क्या ये जाहिद हामिद ने अपने तौर पे की? क्या ये और किसी ने चुप करके ऐड कर दिया, किसी को पता ही नहीं चला? सारों को ये खदशा बढ़ता जा रहा है कि ये एक लॉबी को अपने साथ मिलाने के लिए सारी कोशिश की गई है। अलमिया ये है कि यही रियासत थी जो फैजाबाद में इन्हें अपने लोग करार देकर रकूम बांट रही थी। यही रियासत थी कि जो इन्हें कलादम भी करार दे रही थी। यही रियासत थी जो चंद हफ्ते पहले कैंटोनमेंट इंतखाबात लड़ा भी रही थी। और यही रियासत कल तक इनसे मुआहिदे भी कर रही थी और आज यही रियासत इन्हें मिलिटेंट डिक्लेयर कर रही है। बात करते हैं इसी हवाले से स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन फ़ारूक हबीब से और फिर तज्जिया लेंगे 3 सीनियर सहाफ़ियों और एनालिस्ट से। हमारे साथ सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं, मुबशिर जैदी साहब, ओरिया मकबूल जान, तीनों गहरी नज़र रखते हैं और मुल्क के तूल अर्ज़ में बैठे हैं और तजर्बा रखते हैं, देख चुके हैं माजी में क्या क्या हुआ है। फ़ारूक हबीब साहब, आप ही से आगाज़ करूँगी। मुझे तो पहले बताइएगा सर, बिकॉज ये टॉक शो नहीं है, सेगमेंट है, 2 अहम सवाल करूँगी, उनका टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा। हैव यू लर्नड अ लेसन? सबक सीखा है? देखिए, पहली तो बुनियादी चीज़ ये है कि मैं समझता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नामूस है वो दुनिया में बसने वाले, पाकिस्तान के में बसने वाले हर मुसलमान को उतनी ही अज़ीज़ है जितनी इनको अज़ीज़ है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस मामले को हर आलमी फ़ोरम के ऊपर भी उठाया है और रियासत ख़ुद इस मामले को जो है वो दुनिया के सामने भी उठा रही है ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तौहीन है वो किसी को उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हुकूमत ने हमेशा जो है वो एक व्यू लिया कि अगर एक सेगमेंट जो है वो किसी ऐसे रास्ते में जा रहा है जो लोगों के जानो माल के नुकसान का बायस बन रहा है, जो तोड़ फोड़ कर रहा है, जो रियासती निज़ाम को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहा है, उससे जो है उनको समझाया जाए, उनके साथ बातचीत की जाए, बातचीत करके किसी नतीजे के ऊपर पहुंचा जाए। लेकिन जब वो उस बात को मानने को तैयार नहीं है और छठी मर्तबा जो है ये काम हो रहा है, तो उसके ऊपर जो है फिर स्टेट को अपनी एक पोजीशन जो है वो वाज़े करनी पड़ती है आइन और कानून के मुताबिक। वो है रियासत की जो आपने अपने इंट्रो के अंदर जाओ, आप बात आपने अपने इंट्रो में की जी, बोल लीजिए। मैंने आपसे सवाल मैंने कहा जो बातें आपने ये जो आपने सारी चीजों गिनवाई हैं, जो आपने रियासत को चैलेंज करना और आशिकाने रसूल होना, क्या पिछली हुकूमत आशिकाने रसूल नहीं थी? क्या पिछली हुकूमत के टाइम पे जब फैजाबाद धरना दिया गया था तो रियासत और उसकी रिट चैलेंज नहीं हो रही थी? शाह महमूद कुरैशी समेत आपके अहम तरीन आज के वुज़रा जो हैं उस सिटिंग्स में बैठते थे। हम ये टेलीविजन के ऊपर फुटेजेस दिखाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ, या तो गलतियां सबसे होती हैं या तो एतराफ़ कर लीजिए कि माजी में हमारी गलतियां थी, अब हम
देख चुके हैं, बिल्कुल दिखाना चाहते हैं सर, बिकॉज़ आपको याद दहानी करवानी पड़ेगी। आप मजहब के नाम पर सियासत नहीं कर सकते। एक मिनट, नहीं, ऐसे नहीं होगा। दो मुख्तलिफ मामलात हैं। जिस मामले को TLP कालादम TLP अब मामले को बुनियाद बना के जब एहतजाज किया, वो मामला जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ, फ्रांसीसी सदर की जानिब से हुआ। या तौहीन अमेज़ कार्टून आते हैं पाकिस्तान में, नहीं बाहर से बन रहे हैं, और आप वो मालूम डिस्क्लेमर्स क्यों दे रहे हैं कि हम भी उतने बड़ी आशिकाने रसूल हैं और हमारे मामला था। एक मिनट, आप क्यों किसी की अकीदत मोहब्बत सर, एक मिनट क्या, एक सवाल का साथ साथ जवाब दीजिए ना। ये तो नहीं आप कह सकते कि तब कानून हमारे मुल्क में चेंज हो रहा था तो वो जस्टिफाइड था, आज फ्रांस के अंदर ये हो रहा है तो ये जस्टिफाइड नहीं है सर। नहीं, सुन ले। इशू ये है कि जो हमारा आइन है, उस आइन के अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी वाज़ेह लिखी हुई हैं। जो हलफनामे का मामला था, वो मामला सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर रेज़ हुआ। पार्लियामेंट में उठने के बाद जब उस मामले पे पेशरफ्त नहीं हो रही थी, उस वक्त वो मामला सड़कों के ऊपर आया, और उस वक्त सिर्फ एक TLP एहतजाज करने वाली नहीं थी, एहतजाज मुल्क गिर हुए थे। और हम किसी ऐसी तंजीम का ना सिटिन का हिस्सा बने, ना अगर मैं आपकी ये बात मान लूं, अगर मैं आपकी ये बात मान लूं कि ये पॉइंट बड़ा क्लियर है, पॉइंट बड़ा क्लियर है, लेकिन एक मिनट मुझे दे दें, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दे देना। आपने बड़ा लंबा इंट्रो दिया ना, 7 बजे से शाम से बोल रहे हैं, सवाल जवाब कर लेते हैं। आप प्लीज मुझे लेट मी कंप्लीट। नहीं, आप बड़ा बोलिए, आप ही बोलिए ना। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है कि तब हमारी कानूनसाजी में गफलत हुई थी जिससे जज्बात मजरू हुए थे सर। अगर आज ये गलत हैं क्योंकि ये जिस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर कर रहे हैं, आपने 2 दफा मुआहिदे क्यों किए सर? ये मुआहिदे जो हमारे सामने पड़े हैं, ये आपने मुआहिदे किए क्यों? और अगर कर लिए तो इनकी पासदारी की क्यों नहीं की, क्यों? देखें बुनियादी तौर के ऊपर जहां करारदाद असम्बली में पेश करने का मामला था, वो हमने पेश कर दी। जब आप तोड़ फोड़ का अमल इख्तियार करेंगे, जिस तरह आज 4 लोगों की जो है वो जाने गई हैं, पुलिसमैन की 263 ज़ख्मी हैं, 6 की पिछली बार जब एहतजाज किया उस वक्त हो गई। उस वक्त भी रियासत ने जो है जो FIR दर्ज हुई, जिन लोगों को पकड़ा, वो आज भी फौजदारी के मुकदमात का उनको सामना है, और उनके साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती गई। लेकिन मैं समझता हूँ ये एक डिसाइसिव नहीं, सुन लें, जो किसी जुर्म में इन्वॉल्व है, जो कोई जाने लेने में इन्वॉल्व है, लोगों को मार धाड़ में इन्वॉल्व है, नुकसान पहुंचाने में इन्वॉल्व है, उनके लिए आप कैसे कोई डिस्क्रिशन क्रिएट कर सकते हैं? वो आपका एक कानूनी एक रास्ता है। कालादम भी हमने इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो करार दिया। लिहाजा मैं समझता हूं कि अगर आप बंदूक उठा लेंगे, FIR देंगे, तो फिर आपने और बाकी मिलिटेंट्स ग्रुप में क्या फर्क रह जाएगा? अब आप आज का अपना मुद्दा जो पेश कर रहे हैं, इससे तो कोई मुझे देखिए, रिहा अगर करना है तो किसी प्रोसेस है ना, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से होगा ना। अगर वो प्रोसेस नहीं हो रहा, अगर अदालत से नहीं कोई रिहा हो रहा, तो हम रिहा नहीं कर सकते। 350 तो आपने अभी रिहा कर दिए, वजीर दाखिला ने कहा ना सर। मसला ये जो ब्रिगेडियर एजाज शाह ने दस्तखत किए, नूरुल कादरी आपके वजीर ने किए, कमिश्नर ने किए, उसमें तो आप लिखते हैं हुकूमत फ्रांस के सफीर को 2-3 माह के अंदर अरसे के अंदर पार्लियामेंट से फैसला साजी करके मुल्क बदर कर देगी। दूसरा आपका नुकता इसमें, हुकूमत अपना सफीर फ्रांस में तैनात भी नहीं करेगी। क्यों इस तरह की बातें लिखते हैं जो आप लोग बाद में आपको रियलाइज होता है कि ये तो अमल दरामद ही नहीं कर सकते, ये तो हमारी मुईशत का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये तो इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार हम हो जाएंगे। देखें बुनियादी तौर के पर फिर मैं आपको ये कहूँगा, ये बातें आपकी तमाम जो हैं जो आप कर रही हैं, ये वो चैलेंजेस हैं। हम दुनिया के साथ जो है आप अपना जो है वो ताल्लुक ख़त्म नहीं कर सकते, जहां आपको मईशी सतह के ऊपर बेशुमार चैलेंजेस का भी सामना है। तो ये 16 नवंबर 2020 को याद नहीं था, या ये अब समझ आई है कि ये नहीं कर सकते? स्टेट का सुन लेना, 16 नवंबर को आप इनकी क्या कर रहे थे? इनको धोखा दे रहे थे स्टेट का ये नहीं, देखें धोखा देने की बात नहीं है। आप हमेशा जो है वो बातचीत करते हैं, बातचीत करके मामले को अफामो तफहीम से हल करने की कोशिश, यानी कि मट्टी पाओ, जो भी लिखना है लिख दो। इस मुल्क के बुज़रा, इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स, कार्रवाई करने, इस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी सिग्नेचर्स कर देती है। हम पार्लियामान में लेकर आए हैं, हम पार्लियामान में इस मैटर को लेकर आए महर इस मैटर को पार्लियामान के अंदर लेकर आए, लेकिन जो आज चैलेंज दरपेश है उसको हमें समझने की जरूरत है, उसकी हसासियत को भी समझने की जरूरत है। क्या इस सारे मामले में कोई बैरूनी हाथ भी इन्वॉल्व है?
सर अब देखा, अब ये नया आंसर आ गया है सर। कोई बैरूनी हाथ भी इन्वॉल्व है? देखिए मेरा मसला ये है, कोई फंडिंग भी आ रही है सर? नहीं, मुझे आप ये बताएं, जब इस किस्म के एहतजाज होते हैं आप बिल्कुल तो अहमदाबाद से जो ट्वीट्स की गई महर, सर मेरा सवाल सुन लीजिए, ये नहीं हो सकता कि आप चंद साल पहले इनके धरनों में बैठे, खाना जंगी हो गई है। सर मेरा सवाल सुन लीजिए, ये नहीं हो सकता चंद साल पहले आप इनके धरनों में बैठे, इनके नाम के ऊपर आप वोट्स लें, एक दफा फिर चलाइए। ये देखिए NA 120 का इलेक्शन आप लोगों ने लड़ा। मेरा सवाल सुन लीजिए, NA 120 का इलेक्शन, NA 120 का इलेक्शन, फरूख सलीम साहब, NA 120 का इलेक्शन आप लोगों ने लड़ा है इन बैनर्स के साथ, ए मुसलमानों जागो और PTI को वोट डालो, कि नफरत करो उन लोगों से जो आप आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमताज कादरी को फांसी देने वाले को वोट देकर क्या अल्लाह को नाराज करोगे? यानी कि आप PMLN को वोट देने से इन बातों के पोस्टर्स आपकी जमात लगाती रही है। शेख रशीद साहब मुजाहिद खत्मे नबूवत, सर आप प्लीज या तो ये मुनाफिकत इतराफ कर लीजिए या सियासत ना कीजिए इन इश्यूज पे। आज आप जिनको मिलिटेंट्स कह रहे हैं इनके नाम पे आप वोट लेते रहे। नहीं महर, सुन लें। देखें फिर मैं आपको ये बात कहूंगा, आमिर लियाकत साहब का भी सेम पोस्टर रहा। आपके लिए क्या लॉ एंड ऑर्डर मुल्क का इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल है सर, आपके लिए नहीं है। जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। यही तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं सर। नहीं, फकत एक जमात है इस मुल्क में, पीपल्स पार्टी, जिसने ना तब सियासत की थी ना आज सियासत कर रही है। बोले सच बोले, आपने कल सियासत की जब नून की हुकूमत थी और आज आप भुगत रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए, फैजाबाद धरने का जो डिफरेंशिएट कर लेना, फैजाबाद धरने का जो फैसला था आपने सवाल कर लिया, खिलाफ PTI गई अपील के अंदर, PTI ने चैलेंज किया, आप आज दुआएं नहीं करते? आप पहले सवाल इंप्लीमेंट हो जाता है इस मुल्क में, दुआ करते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर आप मुझे ये बताएं कि किसने, सुन लेना जरा, आप मुझे जरा बोल लेने दें, आपने अपना सवाल पूरा रखा सामने। मुझे आप ये बताएं कि किसने एक्शन लिया, किसने जो है वो इस मामले के ऊपर, जब पहले वाक़या हुआ तो उसके ऊपर भी एक्शन हमने लिया। अप्रैल के अंदर कालादम करार देने का प्रोसेस भी जो है वो ज़बानी कलामी कालादम करार दिया, सुप्रीम कोर्ट में फिर भी नहीं गए। नहीं, बाकायदा चौधरी साहब को परसों इंटरव्यू किया, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाना है, बाकायदा कार्रवाई हुई, नहीं पता बाकायदा उस हवाले से कार्रवाई हुई। भी हमने करार दिया, दूसरा ये है कि ये तमाम इदारों की भी जिम्मेदारी है, सुन लें, तमाम इदारों की भी ये जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई जो है वो मसल्ला जत्थे नहीं बना सकता। इलेक्शन एक्ट 2017 बड़ा वाज़ेह है, कोई जमात अपनी प्राइवेट मलेशिया नहीं बना सकती, बंदूक नहीं उठा सकती, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, पाबंदी लगाई जा सकती है। हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हवाले से पूरी की है, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है। और मैं समझता हूँ इस हवाले से स्टेट का बिल्कुल व्यू पॉइंट जो है वो क्लियर है। किसी किस्म की जो प्राइवेट मलेशिया है उनके साथ जो है वो कोई ऐसी बात नहीं होगी कि वो रियासत को बैठ के बज़ौरे जत्थे जो है वो अपने मुतालबात जो है वो डिक्टेट करें और उनको मनवाने की कोशिश करें। फैजाबाद धरने वाला फैसला जिसको PTI ने चैलेंज किया था, आज अपनी जाती राय दे दें, चलें, आई नो योर स्टेट मिनिस्टर, बट क्या आपको लगता है अगर वो अमल दरामद उस पर हो जाता तो आपकी हुकूमत आज कदरे बेहतर पोजीशन में होती? देखें उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने अमल दरामद किया है। आप मेरे जवाब दे दीजिए सीधा सर, अगर किसी चीज से कोई इख्तलाफ है, नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, सुन लें। उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंटेस्ट की जा सकती थी, वो एक लीगल कानूनी पॉइंट है जो हमारी कानूनी टीम ने उसको देखा। उसके अंदर आपके भी इल्म में कि क्या चीज़ें लिखी गई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पर लिखी गई हैं जो कि मैं समझता हूँ कि वो शायद उस हवाले से नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर जो है वो शायद वो उस रियलिटी के मुतकाज़ी हैं, शायद वो हकीकत नहीं है। लेकिन जहाँ तक रह गई बात, उसमें मीडिया के रोल के हवाले से भी लिखा गया है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे अवामिल का जिक्र किया गया है जो कि इनको फंडिंग करते थे, जो इनको फंडिंग करने वाले, फैसिलिटेट करने वाले, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। आज भी जो है वो हमने जो है उनको फोर्स शेड्यूल में भी डाला है, उनके ऊपर FIR भी दर्ज हुई है।
उनके ऊपर एंटी टेररिस्ट के तहत मुकदमात भी दर्ज किए गए। हमारे साथ फारूक सलीम साहब मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, हर जमात मौका परस्त जमात दिखाई देती है, नजरियात से आरी दिखाई देती है। जिस फैसले का जिक्र कर रहे हैं, हमने आपको चंद दिन कबल बताया था किस तरह यूएस सेनेट के अंदर अपने ही फैसलों के ऊपर नजरसानी करते हुए कितने तल्ख सवाल पूछे जाते हैं अपनी ऑफिस होल्डर्स से, अपने इदारों से, और पूछा जाता है। अबू गरीब जेल का भी जिक्र किया गया, पूछा गया अपने ऑफिसर से भी पूछा गया कि सही फैसले क्यों नहीं किए, सही एडवाइस क्यों नहीं दी गई, और अगर दी गई तो अमल दरामद क्यों नहीं किया गया, क्योंकि कौमें जो हैं वो अपनी गलतियों से सीखती हैं। मगर यहाँ हम नहीं सीखते। जिस फैसले का जिक्र अभी कर रहे थे और जिसको अभी भी आज भी हुकूमत के नुमाइंदे गलत करार दे रहे थे, उस फैसले के बारे में मजीद बताएंगे और बात करेंगे। हमारे साथ मुबशिर जैदी, सलीम बुखारी मौजूद होंगे। स्टे विद अस। गैर यकीनी की सूरत हाल है, ऑफिसेज बंद रहेंगे, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। पंजाब रेंजर्स को 60 दिन के लिए तलब कर लिया है। बहुत से लोग कह रहे हैं 245 के तहत कहीं फौज को बुलाने का की तक मामलात तो नहीं आ जाएंगे। अभी तक 4 पुलिस अफसरान शहीद हो चुके हैं और इससे कहीं ज़्यादा पुलिस अफसरान जो हैं वो ज़ख्मी हैं एज वी स्पीक। मामलात के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब, मुबशिर जैदी और या मकबूल जान साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं तीनों शख्सियात। बुखारी साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। फरमाइएगा कि बड़ी गैर यकीनी की सूरत हाल है, हुकूमत अपने आप को उसी पोजीशन में पा रही है कि जिस पोजीशन में PMLN की हुकूमत थी। कॉन्ट्रैक्ट सामने लाए जा रहे हैं, चीज़ें पढ़ के सुनाई जा रही हैं। अब पंजाब रेंजर्स को बुला लिया है। डू यू सी के मामलात जो हैं वो अगले 24 से 48 घंटों में अफाम तफहीम से हल हो जाएंगे, या आर वी हेडेड टुवर्ड्स एन ऑपरेशन? पहली बात तो यह है कि मामला जात अब हल होने की स्टेज जो है उससे गुजर चुके हैं। दूसरी बात यह कि जो PMLN की हुकूमत के दौरान इन लोगों ने जो यानी मुजाहरे किए थे, ख़ासतौर से फैज़ाबाद धरना जो था, उस वक्त वो हुकूमत कभी भी इनके हक़ में नहीं रही थी। ये क्वालिटेटिव फ़र्क है कि ये हुकूमत पहले इनको अपने साथ मिलाए रखा, फिर इनके साथ ताल्लुकात बढ़ाए, और आज ये उसको डिसोन कर रहे हैं। फ़रख हबीब साहब ने जो गुफ्तगू की उसके हर एक लफ्ज़ को चैलेंज किया जा सकता है। मैं मुख्तसरन आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त हुकूमत किस स्टेट ऑफ माइंड में है। 4 वज़रा 5 आज बोले हैं जो मुख्तलिफ ज़बान बोल रहे हैं। शेख रशीद साहब होने वाले मुआहिदों की याद दहानी करा रहे हैं, तो फैसल वाउडा कहते हैं कि फ्रांस के सफ़ीर के हवाले से तो किसी गुफ्तगू का प्राइम मिनिस्टर को इल्म तक नहीं है। ये सारी बातें सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया के ऊपर चल चुकी हुई हैं। मुआहदे के जो मंदरजात हैं इसके बारे में किसी को इबाम नहीं है। तो समझ में ये नहीं आता है कि फवाद चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं, शेख रशीद साहब कुछ कह रहे हैं। 2 दिन पहले तक वो हमें जो रोज़ी पिक्चर दिखा रहे थे उसमें मुझे तो उस बात पर भी हैरत थी कि आप कहते हैं मुआहदा हो गया है, लेकिन उनके जो वर्कर हैं उनको मरीज के अंदर 3 दिन का धरना देने की इजाज़त है। ये अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल है। मेरे ख्याल से 2 वजूहात हैं इसकी। एक तो ये कि हुकूमत के बस में ही नहीं है, ना उसके पास ये कॉम्प्रीहेंशन है कि इस किस्म की सूरत हाल से कैसे निपटा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि शेख रशीद साहब के बयानात, उनका रवैया मेरे ख्याल से इंतहाई काबिल एतराज़ है, इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना है। ये बात मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि अभी फ़रख हबीब साहब ये फरमा रहे थे कि जो लोग गिरफ्तार हैं उनके लिए तो एक प्रोसीजर होता है, उनको तो एक अदालतों के ज़रिए छोड़ा जाता है। कल परसों 3 दिन पहले तक शेख रशीद साहब ने बताया कौम को कि हमने 700 में से 350 को छोड़ दिया और बाकी का भी जायजा लेने कर दिया जाएगा। इतना झूठ, इतनी खौफनाक सूरत हाल में बोलने के बाद आप कैसे तवक्को करते हैं कि मेरे जैसे बेवकूफ़ लोग या आवाम जो सड़कों के ऊपर है वो उनकी किसी बात का एतबार करेंगे? ये यू टर्न का तो अरूज मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि जो टॉप से ट्रिकल डाउन इफेक्ट आया, अब नीचे अब मिनिस्टर, उनके स्पोक्स पर्सन, ये सारे जो है यू टर्न के मास्टर हो गए हैं। किसी को ये याद नहीं रहता कि कल मैंने क्या कहा था। हर एक CMLA बना हुआ है कैंसिल माई लास्ट अनाउंसमेंट। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये सूरत हाल जिसको कहा जा रहा है कि हम आइसोलेट हो रहे हैं, मुझे बताइएगा बीबी, आपको याद नहीं है जब कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया जा रहा था तो भुट्टो साहब को सारी दुनिया से पैगामात भी आ रहे थे और धमकियां भी दी जा रही थी कि आप आइसोलेट हो जाएंगे क्योंकि आप स्टेट के अंदर एक स्टेट बना रहे हैं। क्या उस वक्त ये धमकियां नहीं थी? उसके बाद आप आगे आ जाइए, आप जूं पीछे जाएंगे ये आज की हुकूमत और ज्यादा एक्सपोज होती जा रही है। मैं जिक्र करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे बताइए क्या ये
आखिरी जुमला, क्या ये हकीकत नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब अमेरिका के दौरे पर गए थे तो उससे एक दिन पहले कादियानियों के एक बहुत बड़े लीडर की प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात कराई गई थी, जो वहां पर रो के बयान फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में उनके साथ क्या जुल्म होता है, और फिर क्या उसको यहां पर मीडिया के ऊपर रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी गई थी? क्या ऐसी तैनातियां नहीं हुई हैं जिनके ऊपर एहतजाज हुए और फिर आपको वापस लेना पड़ी हैं? आप कर क्या रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि जिस स्टेट के तहफ़्फ़ुज़ की ये बात करते हैं, उस तहफ़्फ़ुज़ करने वालों का हाल तो आप देखें, एक दूसरे से बयानात तक तो मिलते नहीं है। आप कैसे इतनी खौफनाक सूरत हाल का सामना करेंगे और कैसे उसको हैंडल करेंगे? और ये मकबूल जान साहब बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, मगर जिस तरह अभी बुखारी साहब ने कहा कि ये यू टर्न अपॉन यू टर्न है, आप भी पिछले 24 घंटे से रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये फ़कत मामला जो है सिर्फ साद रिजवी को रिहा करने का और जो इनके ऊपर प्रोस्क्राइब्ड बैंड का ठप्पा लगा है उसको हटाने का था। ये फ्रांसीसी सफ़ीर का मामला आपके मुताबिक, आपकी मालूमात के मुताबिक है ही नहीं? देखिए, मुझे खान साहब ने खुद कहा था कि मामला हल करो। गवर्नर हाउस में उनके साथ मीटिंग हुई थी, एजाज चौधरी साहब मौजूद थे। मैं 21 तारीख की जुमेरात की रात उनके साथ वहाँ पर धरने में गया हूँ और मैं तकरीबन 12:30 बजे के करीब वहाँ से निकला हूँ। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी सफ़ीर का मसला हमारा हल हो चुका हुआ था, हमने हुकूमत से एक एग्रीमेंट किया था, आपने उसमें वो करना है। हमारे 3 मुतालबात हैं। पहला मुतालबा ये है कि आप साद रिजवी को रिहा करें, और ये कोई एहसान नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर ऑर्डर कर दिया हुआ रिहाई का, आप खुद पेश से काम ले रहे हो, साथ हमारे कैदियों को रिहा करें। दूसरा ये था कि आप, हाँ, लाहौर हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया था, उन्होंने भी ऑर्डर किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि आपने जो प्रोस्क्रिप्शन का है, आपके पास एक फैसला करना है, आप उसको ख़त्म कर दें, या हमारे पास सबूत हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, अगर इतने सबूत हैं तो जाकर इलेक्शन कमीशन में बता दें। ठीक। तीसरी बात उन्होंने कही कि शेड्यूल जो 4 है इसको मैं रिमूव कर दें। मैं ये लेके एजाज चौधरी साहब जेल रोड पे थे मौजूद, वहां पर उनके पास गया। मैंने कहा ये सिर्फ 3 मुतालबे हैं, आप इमरान खान साहब को बता दें। मेरे साथ गाड़ी में बैठ के उन्होंने इमरान खान साहब को मैसेज किया जो उनके फ़ोन पे होगा, अगर उन्होंने डिलीट नहीं किया हुआ। अगले दिन सुबह सवेरे, जुमे का दिन था, उन्होंने मुझे कहा कि पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एक कमेटी अनाउंस कर दें और टाइम बता दें ताकि हम धरना ख़त्म कर दें। मैं उसके बाद करता है, उन्होंने कहा जी खान साहब आ गए हैं, मीटिंग हो रही है, मीटिंग को मैं ब्यूरोक्रेट हूं, मुझे पता है पुलिस वालों ने क्या कहा होगा, जी तक तो उनके रख देंगे, ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे। 20 फ़ोन आए हैं मुझे उनकी, उन्होंने 3 बंदे शूरा के नॉमिनेट भी कर दिए कि ये हमारी तरफ से होंगे। 20 फ़ोन मुझे आए हैं। आखिरी फ़ोन 1 बजे आया है कि अब हम जुमे के जा रहे हैं, अब हम अल्लाह हाफिज, अब हम धरना रवाना कर रहे हैं। ये थी बेसिक चीज़। ठीक। उसके बाद फिर मैं उससे फारूक, मुझे पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है, कहां से हो रहा है, किस जगह पे बैठ रहे हैं, कैसे रात को साद रिजवी और 5 शूरा के लोगों को जेल से निकाला जाता है, उनके साथ बात। ये जो शेख रशीद साहब फ्रांस के सफीर की बात कर रहे हैं, ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। एक मुतालबा भी नहीं उनका, ना उनके उसके अंदर था, ना उन्होंने कहा था ये मतलब हमने उस एग्रीमेंट में कह दिया था, आपने करारदाद कर दी, खत्म कर दी, अब तो ये सूरत। फवाद चौधरी साहब ने बात की कि ये जनाब पे देखें, ये तो हमने अलकायदा, क्या अलकायदा जो थी वो हाफिजाबाद में इलेक्शन लड़ती थी? क्या अलकायदा जो थी वो कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर इलेक्शन लड़ती थी? I will come back to this. आप कह रहे हैं कि शेख रशीद साहब खुद ही मजहबी कार्ड इस्तेमाल करें, क्यों कर रहे हैं? I'll get to that in a second. मगर जैदी साहब, रियासत में तो कुछ भी जरा हटके नहीं हो रहा, वही सब कुछ हो रहा है जो पिछले 77 साल से होता रहा है। आज भी आप देख रहे हैं कि कंफ्यूज्ड पॉलिसी है। आपको अगर याद हो, इधर बड़ी सरकार चाहती थी अभी चंद महीनों कबल तक कि इन सारों को रिहेबिलिटेट किया जाए, ये हमारी लोग हैं, लेकिन इमरान खान साहब बज़िद थे। एक निजी महफिल के अंदर सहाफियों को बताया गया, जिधर मैं भी मौजूद थी, कि स्टर्न एक्शन लिया जाए, नहीं किया जा सकता, ये अनएक्सेप्टेबल है। एंड इट वाज वेरी शॉकिंग बिकॉज इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कुछ कह रहे थे और पीएम कुछ कह रहे थे, एंड इट सीम्स द प्राइम मिनिस्टर हैज प्रिवेल्ड ओवर हियर एज वेल। बट अगेन कंफ्यूजन। कल भी जो अहम मीटिंग हुई है उसके अंदर भी छोड़ें ना छोड़ें, रिहा कर दें, सॉफ्ट हैंड रखें, सख्त हाथ रखें, ये बहस होती रही है। देखिए महर, इमरान खान की बात नहीं है, ये हमारी रियासत की कंफ्यूज पॉलिसी का निशान है। 2017 में यही टीएलपी जो है हमारे अपने लोग थे, उसके बाद 2018 में बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई, टीएलपी ने इलेक्शन भी लड़ लिया, 5वीं बड़ी जमात बन के सामने भी आ गई। उसके बाद इसको प्रोस्क्राइब किया गया और आज हुकूमत ने कहा है कि ये अस्करियत पसंद है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मगर
क्या हमने कभी कुछ सीखा इस सारी चीज़ों से? बात यह है कि हम इस तरह के जो जमातें हैं उनको सिर्फ एक सियासी मकसद के लिए यूज़ करती है, रियासत, हुकूमत नहीं, रियासत, ताकि जो भी उस वक्त उनका सियासी मुखालिफ हो उसको पिन डाउन किया जाए, उसको जो है दबाव में लाया जाए। मुझे बता दें, जो फ़ारूक हबीब साहब बात कर रहे थे, अगर इतना ही उनको तो ये तक नहीं पता कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है साद रिजवी के रिलीज़ का। वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट कह दे, मगर मुझे ये बताएं, जुम्मे को 3 पुलिस अहलकार शहीद होते हैं, संडे को वज़ीर दाखिला आकर के कहते हैं कि हम तमाम केसेस वापस ले रहे हैं, उनको शेड्यूल 4 से भी निकाल रहे हैं। तो मुझे बता दें कि पुलिस के ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा कि हर दफ़ा आप हमें मरने के लिए वहाँ भेज देते हैं, रियासत हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, उनको सिर्फ पुलिस वालों को ये कहा जाता है इनको रोकें। अब कैसे रोकें? टोटली डीमोरलाइज। मुझे बताएं कि आपका वज़ीर दाखिला 2 दिन के बाद जब 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, वहाँ आके इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि हम तमाम केसेस वापस ले रहे हैं और इनको शेड्यूल 4 से भी निकाल रहे हैं। तो फिर किस मुकदमात की बात करते हैं, किस पॉलिसी की बात करते हैं? इमरान खान साहब बिल्कुल, अब अगर वो उनको भी वही लग रहा है कि जो नवाज शरीफ को लग रहा था 2017 में नून लीग को लग रहा था, और उसके आपने जिक्र भी किया एहसन इकबाल को गोली भी लगी। तो मुझे बताइए कि फिर हम क्या रियासत को क्या कहें? आज फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं इंडिया से जी जनाब इनको जो है वो राब्ते हैं, फंडिंग आती है। अब ये इंडिया से फंडिंग आने वाला ये एक तरीका, ये तो मजाक बन गया है कि आप किसी भी जमात के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें जनाब इंडिया से फंडिंग आ रही है। उसका सबूत क्या पेश कर रहे हैं फ़ारूक हबीब साहब कि अहमदाबाद से ट्वीट हुई है। अच्छा, ट्वीट के ज़रिए क्या उन्होंने डॉलर भेज दिए, या ट्वीट जो है वो प्रूफ करेंगे कि ये अहमदाबाद से हुई? कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग। ये वही कंफ्यूज पॉलिसी है जो 2017 से शुरू हुई और आज उसकी कल्मिनेशन है। खुद आप एक मॉन्स्टर क्रिएट करते हैं, सॉरी, और अब ये मजीद मॉन्स्टर बनेगा जब ये ऑपरेशन करेंगे। इस ऑपरेशन का जो एक पॉलिटिकल बर्डन है, क्या ये हुकूमत उसको उठा सकेगी, कैरी कर सकेगी? नहीं कर सकेगी ना। अब जैसे सलीम बुखारी साहब ने कहा, बिल्कुल मैं समझता हूं कि हालात कंट्रोल से बाहर हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है बहुत कशीदा है, मगर हमारे मिनिस्टर्स को फुर्सत नहीं है। वो आके तड़ियाँ लगा रहे हैं कि जनाब हम देख लेंगे और ये हो, हम इन्हें देख लेंगे, ये अस्करियत पसंद हो गए मेरे। ये तरीक़ाकार नहीं है। आपको इवेंचुअली बातचीत पे आना पड़ेगा। आप किस तरह से साद रिजवी को रख सकते हैं, MPO को जो है वो एक्सटेंड कर करके? कब तक? मुझे बताएं, कौन सी अदालत इस आपके जवाब को कबूल करेगी कि जनाब आपने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए 3 महीने रखा, फिर उसके 3 महीने एक्सटेंड कर दिया, फिर मजीद 3 महीने एक्सटेंड कर दिया? तो अदालतें तो पूछेंगी ना कि अगर आपके पास कोई केस है तो आप लाइए, हम उस पर सज़ा दे देते हैं। तो ये सारी ये है गवर्नमेंट की कंफ्यूज पॉलिसी कि फ़िलहाल किसी तरीके से इस सारे ख़तरे से को टाल दिया जाए, खत्म ना किया जाए, टाल दिया जाए और ये किसी दूसरे का अच्छा, आप ओरिया साहब, आप इत्तेफाक कर रहे हैं जो मुबश्शिर ज़ैदी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत टालना चाह रही है। हुकूमत तो अब इनको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन करार दे रही है, दहशतगर्द करार दे रही है। ये तो बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले ली है हुकूमत ने। टाल रही है या लाइंस ड्रॉ कर रही है? ये कल देखेंगे क्या होता है। देखें ना, पहली बात तो ये है कि अगर इनके पास 4 भी सबूत होते तो इलेक्शन कमीशन में जाते। आज इतना अरसा हो गया, इलेक्शन कमीशन जाते, खत्म कराते इनको वहां पर जाके। अच्छा, आपके पास वो जो आपने 4-5 प्रोस्क्राइब कर दिया। अब देखिए, मॉब को हमने पूरी जिंदगी 32 साल काम ही यही किया है। मॉब के अंदर कोई केस नहीं बनते होते, यही चीजें चलती रहती हैं। वो पुलिस वाला बेचारा रोता रहता है कि मॉब के सामने मैं खड़ा हो गया। बेनजीर जिस वक्त शहीद हुई थी, आप मुझे बताइए क्या कुछ नहीं हुआ था पाकिस्तान के अंदर। मॉब था, चल पड़ा था। अब ये एक्शन लेंगे, ये और ज्यादा भड़केगा, और ज्यादा निकलेगा। और मैंने कहा खान साहब को, बाकी लोगों को, अगर ये तारीख इस तरह चलती रही, आप इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकेंगे। आपका हाल भी हसन इकबाल वाला हो जाएगा। अल्लाह खैर करे सर, आपका हाल भी फिर उसी तरह का हो जाएगा। अल्लाह खैर करे मसले को, जी हाँ ठीक है, बहुत हसास सिचुएशन है ये। मेरे ख्याल से मेहर, मेरे ख्याल से मेहर, ये सूरत हाल जो है जो और ये मकबूल जान
साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा काम एज ए मीडिया भी इनको वार्न करना ज़रूर है कि भाई खुदा के वास्ते अकल के नाखुन लें, यहाँ पर अपनी अपनी अनाएँ जो हैं उसकी तस्कीन के लिए कौम से ना खेलें। स्टेट की रिट के नाम के ऊपर जो कुछ आप करना चाह रहे हैं वो किसी सूरत भी बेहतर रास्ता नहीं है। अगर आपने उनको इंगेज नहीं किया और ये रोज़ाना कत्ल गारत इसी तरह शुरू रही, ये मामला बढ़ेगा। मुझे तो हैरत यह है कि ये माजी के तजर्बात से कुछ सीखते नहीं हैं। आप तीनों हजरात के पास कोई अपडेटेड मालूमात है कि ये इस्लामाबाद का रुख अभी भी करना चाह रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं या नहीं आ रहे? And do you know if there's any? आपसे ये वसूख के साथ कह रहा हूं। I am sharing it with you। बुखारी साहब आप पहले, फिर ओरिया साहब आप। हाँ जी, मेरे पास ये इतला है कि इनके रवाना होने को छोड़िए, जिस रास्ते से इस्लामाबाद पहुंचा जा सकता है उस रास्ते से कल नहीं तो जुमे वाले दिन जुलूस आएंगे और फिर ये सूरत हाल उनसे संभालना मुश्किल हो जाएगी। इसके बेपना गो बैक टू 1981, और यह मकबूल साहब को अच्छी तरह से याद है जब शिया कन्वेंशन हुआ था तो फिर सूरत हाल ये थी कि 4 दिन तक देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्टेट। एम आई राइट ओरिया साहब? ओरिया साहब आपकी खबर। तो जब इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में डिप्लॉयबल फोर्स जो है वो 4,15,000 है, और वो उनमें से भी जो लग सकती है वो 1,22,000 है। और अगर पूरे पाकिस्तान में 200 जगहों पे हंगामे शुरू हो जाएं, छोटे छोटे 100 जुलूस निकल जाएं, तो 5 सिपाही फी इलाका आते हैं और तहरीके लब्बैक के मानने वाले इस तरह के हर जगह मौजूद हैं। एक तो ये सूरत हाल है। मुझे एक साहब से आज अभी बताया है कि साद रिजवी साहब को इस्लामाबाद शिफ्ट किया है उन्होंने, किसी तरीके से एक एजेंसी ने शायद कुछ वहां इस्लामाबाद में उनकी गुफ्तगू होने वाली है या हो रही है, इतला है, मैं कोई वसूख से नहीं कह सकता हूं, लेकिन हो सकता है। और जो एक ट्वीट ISPR का भी चल रहा था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि बगैर ताकत फोर्स के अल्लाह करे सेन हो जाए, क्योंकि मजा पता है क्या है, मैंने मीटिंगें अटेंड की हुई हैं, ये IG हो, ये एजेंसी के लोग हों, ये हमेशा हुक्मरानों को कहते हैं जी क्या बात है, हमारी रिट की बात है। हुआ ये कि इन्होंने इमरान खान साहब को कहा हम उनको लाहौर से निकलने नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही वो क्रॉस किया उन्होंने शदारा, इनकी हाथ पांव फूलने शुरू हो गए, ये राब्ता करना शुरू हो गए, ये करो वो करो, फिर वो आगे मसला हो गया। मसला सारा यह है कि आज आप कुचल भी दो तब भी मसला खत्म नहीं होता, ये आगे बढ़ेगा और ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और जैदी साहब आपको लग रहा है अभी आने वाले दिनों में आपको भी लग रहा है जिस तरह बुखारी साहब और ओरिया साहब दे रिंगिंग अलार्म बेल्स, इज इट एज बैड? देखिए बिल्कुल मैं इन दोनों से एग्री करूंगा, और उसकी वजह यह है कि हुकूमत की कोई हमें वाज़ेह पॉलिसी नज़र नहीं आती। आप मिनिस्टर्स के बयानात से अंदाज़ा लगा लें कि एक मिनिस्टर कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को इन्होंने टोटली डीमोरलाइज कर दिया है। 7 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं पुलिस के, और वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि हम मुकदमात वापस ले लेंगे। आप और साथ ये कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि नहीं जनाब हम रियासत से जो टक्कर लेगा हम उसे ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करना मसले का हल नहीं है, यू हैव टू इंगेज देम। और अगर आप बहैसियत रियासत, बहैसियत हुकूमत अगर कोई मुआहिदा करते हैं तो उसकी पासदारी आपके ऊपर फ़र्ज़ है, दूसरों के ऊपर नहीं है। और रियासत को बार बार ये सोचना होगा कि एक पेटी पॉलिटिकल गेन्स के लिए अगर वो मुआहिदे करती रहेगी इस तरह की, तो पाकिस्तान में जिस क्योस की हम बात कर रहे हैं वो इवेंचुअली हमारे सामने आ जाएगा। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है मुबश्शिर ज़ैदी साहब, सलीम बुखारी और या मकबूल जान साहब। हमने देखे हैं कि सियासी बेचैनी हो, गैर यकीनी की सूरत हाल हो, डायरेक्टली इसके असरात जो है मईशत पर नज़र आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पर नज़र आते हैं। आपको बताएंगे इसके बारे में ज़्यादा, मगर नाज़रीन इसे रियासत का अलमिया कह लीजिए, बेहिसी कह लीजिए, या फिर अदालती फैसलों को अहमियत ना देना कह लीजिए, कि जो शख्स रियासत के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश करता है उसे डीमोनाइज कर दिया जाता है उस मुल्क पे। और यही कुछ जस्टिस फायज ईसा के साथ किया गया है। 7 फरवरी 2019 को उन्होंने फैजाबाद धरना केस का एक तफसीली फैसला दिया था, और उस दिन से जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ अनदेखी एक कैंपेन चलाई जा रही है। मगर उनका फैसला जो है, अगर ये कहा जाए कि फॉर ऑल टाइम्स टू कम अपनी जगह मौजूद रहेगा और रियासतें इसे बतौर हवाला दर्ज करती रहेंगी, तो ये गलत ना होगा। जस्टिस फायज ईसा ने अपने तफसीली फैसले में उन तमाम खराबियों का जिक्र किया, उन तमाम खराबियों को मेंशन किया
कि जो किसी भी रियासत को दुरुस्त करनी चाहिए। जस्टिस साहब ने अपने इस फैसले के अंदर लिखा कि तहरीक लब्बैक को मुफ्त पब्लिसिटी मिली कि जिसकी वजह से वो एक रुझान की शक्ल इख्तियार कर गई। उन्होंने ये भी लिखा कि धरने के कायदीन ने धोसो धमकी, गाली गलोच और नफरत का प्रचार करके मुजाहिरीन को मुश्तिल किया और मीडिया ने बिला तात्तुल कवरेज दी। और साथ उन्होंने ये भी लिखा कि इंटर सर्विसेज एजेंसीज ने इन मंदरजात पर मबनी रिपोर्ट पब्लिक सपोर्ट एंड पॉलिटिकल पार्टीज पर्सनैलिटीज जमा करवाई और उन शख्सियात की फहरिस्त जारी की जिस तरह के शेख रशीद साहब का भी नाम है, इसके अंदर इजाजुल हक साहब का है, पीपल्स पार्टी के शेख हमीद का है, तहरीक इंसाफ उलमा विंग इस्लामाबाद ने अपने ऑडियो पैगामात जारी किए थे। गैर जिम्मेदार सियासतदानों ने फसाद अंगेज तकरीर की थी और गैर जिम्मेदार टॉक शो मेज़बानों ने अवाम को मुश्तिल किया था। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मुफ्त की शोहरत मिली बकौल जज साहब और एक गैर मकबूल सियासी पार्टी ने इंतहाई मकबूलियत हासिल कर ली और साथ साथ लाइम लाइट में आने के बाद TLP की जो लीडरशिप है वो मजीद जो है बदजबान और सख्त हो गई बकौल इस फैसले के। बड़ा तफसीली ये फैसला है, हर एस्पेक्ट को ये एक्सप्लोर करता है, हर गुजरते दिन के साथ उनकी ताकत बढ़ी, ये इस फैसले के अंदर लिखा है। और साथ उन्होंने लोगों को नाराजगी इलाही के फरेब में भी मुब्तला किया जो कि कानूनी तौर पर मुजरिमाना फेल है। ये हम देखते हैं बार बार इस मुल्क में होता है। नाज़रीन, इस तफसीली फैसले के अंदर लिखा कि TLP का तयशुदा मंसूबा था कि पुरतशद्दुद मुजाहिरे जो हैं वो कई शहरों में फैलाए जाएंगे। और इसी तरह जस्टिस फाइज ईसा ने अपने फैसले में लिखा कि तहरीक लब्बैक ज़्यादा से ज़्यादा सियासी फ़ायदा उठाना चाहती थी। इसी तरह IB, वजारत दाखिला और ISI और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो इसके अंदर कोट की गई हैं, TLP इस मामले से ज़्यादा सियासी फ़ायदा उठाना चाहती थी। इस सरगर्म नौज़ायदा सियासी पार्टी ने खुद को इस्लामी अकायद के मुहाफ़िज़ के तौर पर पेश किया। उन्होंने मजहबी जज्बात को भड़काया और नफरत को हवा दी। नाज़रीन, इस फैसले के अंदर इदारों के किरदार के बारे में भी बताया जाता है और जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले अभी हमारे साथ कर रहे थे स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन फ़ारूक हबीब साहब के। इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो उनको एतराज़ है इससे, जिसकी वजह से PTI ने इसको चैलेंज किया, जिसके अंदर एक है पॉलिटिकिंग, मैनिपुलेशन ऑफ मीडिया अंडरमाइंस इंटेग्रिटी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। इसके अंदर ISI के किरदार का जिक्र किया गया, MI का जिक्र किया गया और कहा गया दे मस्ट नेवर बी परसीव टू सपोर्ट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, फैक्शन और पॉलिटिशियन। एक और नुक्ते में लिखा गया कि परसेप्शन है कि अगर कोई हमारी हसास इदारा इन्वॉल्व हो इस तरह के मामलात के अंदर तो ये बहुत बड़ी हमारी कंसर्न है। फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जिम्मेदारियों का जिक्र किया गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये एतराफ़ किया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अकाउंट्स हैं उनकी फंडिंग के बारे में उनको कुछ नहीं पता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को लगा कि ये सारी जो लॉ के अंदर ये डिटेल्स दर्ज हैं ये कॉस्मेटिक हैं नेचर के अंदर। लेकिन जज साहब ने लिखा दे आर नॉट ऑप्शनल, दे आर नॉट कॉस्मेटिक एंड इवन इलेक्शन कमीशन शुड फुलफिल इट्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बहुत इंटरेस्टिंग बात है नाज़रीन। एटलीस्ट मैं तो ये कहूँ कि अगर इस फैसले के ऊपर अमल दरामद हो जाता तो ये कहना गलत ना होगा कि आज हम इस सूरत हाल के अंदर ना होते। लेकिन आयरनी ऑफ ऑल आयरनीज़, हुकूमत को आज जान के लाले पड़े हुए हैं इस इशू की वजह से। और आज जस्टिस फाइज ईसा इस एक फैसले की वजह से आज भी भुगत रहे हैं। उनके खिलाफ सदारती ऑर्डिनेंस भी चला गया और आज एक सिटिंग हुकूमत के एक सिटिंग MNA ने उनसे बदतमीज़ी की। और MNA अकरम चीमा साहब हैं जिन्होंने सरेआम बेइज्जत किया एक जज साहब को। इट सीम्स दैट हिज चैलेंजेस दैट ही इज़ फेसिंग जस्ट डोंट सीम टू एंड। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सीनियर तरीन जज को एक सिटिंग MNA सरेआम बेइज्जत करे, इससे ज़्यादा दुख की बात नहीं हो सकती। बहरहाल ही इज़ अरेस्टेड अकॉर्डिंग टू आवर इंफॉर्मेशन। वी गोना टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, मज़ीद इंफॉर्मेशन देंगे। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को 4 अरब 20 करोड़ डॉलर के इमदादी पैकेज देने के ऐलान के बाद मुल्की मईशत और स्टॉक एक्सचेंज पर मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। नाजरीन, डॉलर की बढ़ती कदर में कमी आई है और बढ़ते हुए तजारती खजारे को कम करने में मदद मिलेगी और साथ ही IMF समेत दीगर मालियाती इदारों पर पाकिस्तान का इन्हिसार
काम होने में भी मदद मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज ही मुशीर खजाना शौकत तरीन ने पैकेज को खुश आइंद करार दिया है और यह हमें बताया कि कोई नई शर्त नहीं और ना ही IMF से कोई ताल्लुक है इसका जो सऊदी हैंड आउट दिया गया है। शौकत तरीन साहब का बहरहा ये जो मानना है कि ये सारा कुछ इट्स ड्यू टू हाई ऑयल प्राइसेस और ये अच्छा टाइम है टू गेट दिस फैसिलिटी, ये उनकी बात गलत नहीं है, ये उनकी बात सही है, बट इट डज अपेयर कि ये इट्स अ 1 year डिपॉजिट टू बी फेयर एंड इट माइट नॉट बी रोल्ड ओवर जिस तरह माजी के अंदर हमने किया था। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं, इमरान खान साहब के जो बड़े करीब लोग हैं और जो उनके मुशीरान हैं उनको वो बहरहा ये इतराफ़ कर चुके हैं कि उनके लिए बड़ी ये शर्मिंदगी का बायस बनता है कि जब भी वो बैरून मुल्क जाते हैं और डिपॉजिट्स मांगते हैं, मगर इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया है। उनको एक दफ़ा मशवरा दिया गया था कि इन डिपॉजिट्स को सरमायाकारी यानी कि इन्वेस्टमेंट में तब्दील कर लिया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली इट सीम्स के वी आर बैक टू द सेम ओल्ड ब्लॉक। हम डिपॉजिट्स ही मांग रहे हैं, हम बेल आउट्स ही मांग रहे हैं, बिकॉज इट डजंट रिक्वायर मच थिंकिंग और इनोवेशन, इट्स वेरी इजी, आप मांग लें डिपॉजिट दे दें। इन्वेस्टमेंट्स करवाना दीगर ममालिक से, स्पेशली सऊदी अरब से, दैट रिक्वायर्स थिंकिंग। उसके लिए रेड टेपिज्म ख़त्म करना होगा, इस मुल्क के अंदर ऑब्स्टिकल्स ख़त्म करने होंगे, यकीनी बनाना होगा एक जियो पोलिटिकल अपनी पोजिशन को लेवरेज करना बार बार इन डिपॉजिट्स के लिए, दैट इज़ नॉट थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। और अनफॉर्चुनेटली हम यही करते दिखाई दे रहे हैं। हमें स्ट्रक्चर और निगोशिएट करने हैं विन विन investment deals or packages, and that is not something we seem to be doing. Bahral, that is food for thought. I'll see you all tomorrow. Good night. Allah Hafiz.